Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. Welcome to our series of NCERT जहाँ पर हम NCERT के टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक अप्रोच देखा था, टाइप और ट्रेट अप्रोच। उसके अलावा हमने देखा था कि पर्सनैलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। आज की क्लास के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी के और क्या क्या डिफरेंट व्यू होते हैं, और सबसे फेमस कह लीजिए, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कह लीजिए, सबसे इन्फ्लुएंशियल कह लीजिए, सबका अलग अलग व्यू होता है इस पर्सपेक्टिव के बारे में। आज हम देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड का पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि इन्होंने क्या बताया था पर्सनैलिटी के बारे में, उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा जो फाउंडेशन बैच है साइकोलॉजी का, इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 7 जून, जहाँ पर हम इन लेक्चर्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैं आपको आज बताऊंगा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। यही सिगमंड फ्रॉइड को हमारे फाउंडेशन क्लासेस के अंदर करीब 8 से 10 घंटे में 4 से 5 लेक्चर्स कवर करके इसको कराया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इन सब टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, आपको याद होगा, जहाँ पर हम देखा था कि भाई एक होता है ले पर्सन व्यू, जो बोलेगा कि भाई आपकी पर्सनैलिटी गुड लुकिंग है, चार्मिंग है। लेकिन साइकोलॉजिकल व्यू क्या होता है, डीपर होता है, वो आपके इनर थॉट प्रोसेस, अंदर से आप कहते हैं कैसे हैं, इसके बारे में बात करेगा। अब इसमें ही देखिए एक इंपॉर्टेंट व्यू आता है सिगमंड फ्रॉइड का, साइकोडायनेमिक व्यू। इट इज़ अ हाईली पॉपुलर अप्रोच स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया था साइकोडायनेमिक की, जो खोज जिन्होंने बनाया था, वो होते हैं सिगमंड फ्रॉइड। अब ये क्या कहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, इट इज़ नॉट ओनली शेप्ड बाय कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बट आल्सो बाय हिडन कॉन्शियस अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या हो गए, जिनके बारे में आप अवेयर हैं। जैसे मान लीजिए आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं, या जो भी आप करेंटली कर रहे हैं, यू आर कॉन्शियस अबाउट ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग। दीज थिंग्स आर इन योर अवेयरनेस। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप अवेयर है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। दीज आर वॉट, दीज आर अनकॉन्शियस मोटिव, दीज आर अनकॉन्शियस मेमोरीज, हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज, हमारा कोई ट्रॉमा, हमारे कुछ इमोशंस, कुछ सपने जो हमने अपने अंदर दबा दिए हैं। दबा दिए मतलब हमने उसको अनकॉन्शियस में पहुँचा दिया। अब आपको उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में आपके साथ में कुछ हुआ हो, कोई ट्रॉमा या कोई याद हो आपकी बचपन की, आपने उसको अपने अंदर दबा दिया। क्यों दबा दिया? क्योंकि वो जो याद है, उस याद की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है, आप रह नहीं पा रहे हैं, तो आपने उसको दबा दिया। अब उस एंजाइटी को, उस याद को जो आपने दबा रखी है बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, वही याद, वही मेमोरी अब आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगी। तो आपने देखा होगा काफ़ी कुछ आपकी एडल्टहुड में आपको लगता होगा कि ये इस वजह से है क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था। दिस इज़ व्हाट सिगमंड फ्रॉइड इज सेइंग। अनकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो ये होता है सिगमंड फ्रॉइड का कंसेप्ट। इन्होंने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सारी केस स्टडीज़ की थी। केस स्टडी एक अप्रोच होता है साइकोलॉजी के अंदर, जिससे अलग अलग थ्योरी डेवलप की जाती है, और सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस है केस स्टडीज़ को यूज़ करने के लिए। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की थी, शुरुआत में हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे ये, बाद में हिप्नोसिस को इनको हटा दिया। हिप्नोसिस की काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हिप्नोसिस को। तो हिप्नोसिस का इस्तेमाल बंद करके इन्होंने फिर क्या किया, कुछ और टेक्निक का इस्तेमाल किया जिनको हम पढ़ेंगे, और उससे बताया इन्होंने कि लोगों को दिक्कतें होती हैं बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस हिडन डिज़ायर। ठीक है, तो काफ़ी सारी मेंटल प्रोसेस को उन्होंने पढ़ा और बताया कि भाई हर एक मेंटल प्रोसेस का रीज़न क्या है, आपके अंदर की छुपी हुई अनकॉन्शियस डिज़ायर। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होते हैं, हिडन मोटिव्स होते हैं, अनकॉन्शियस डिज़ायर होती हैं, है ना, इम्पल्सेस होते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी डिज़ायर्स के बीच में काफ़ी सारी डिज़ायर्स आप अपने अंदर दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसी नहीं है। अगर वो डिज़ायर्स रियलिटी में आ गई सामने, तो लोग आपको करेंगे क्रिटिसाइज़। तो आपने क्या कर दिया, आपने उन डिज़ायर्स को, उन इच्छाओं को अपने अंदर दबा दिया। अब अंदर ही अंदर दब के वो कहीं जाएंगी तो नहीं, गायब तो होंगी नहीं, अंदर ही अंदर वो आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती रहती है। तो अनकॉन्शियस प्रोसेस शेप अवर एक्शन एंड शेप अवर करेक्टर। तो आप देखेंगे ये इन्होंने बताता, मेन पॉइंट इनके क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, फ्री एसोसिएशन करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो इस वजह से है क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप क्या करो, आप फ्री एसोसिएशन करो, उसको फ्रीली होके बोलने दो, उसको जो बोलना है, जो भी उसके मन में आता है। ऐसे बोलने से क्या होगा, हो सकता है कुछ अनकॉन्शियस मोटिव्स, कुछ डिज़ायर्स वो अपनी रिवील कर दें। ठीक है, दिस इज़ फ्री एसोसिएशन। फ्रीली होकर पेशेंट से वॉट एवर कमिंग इन टू देयर माइंड, सपनों को इंटरप्रेट करना है। ड्रीम एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग आपके जो सपने होते हैं, दे आर द रॉयल रोड
टू योर अनकॉन्शियस माइंड। आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या छिपा हुआ है, ये सपनों की ज़रिए से निकलता है। तो ड्रीम की बहुत वैल्यू होती है। ये ऊट पटांग सपने जो आते हैं, इनकी भी वैल्यू होती है, इनका भी रिलेवेंस होता है। और जो भी एनालिसिस, जो भी एरर्स आप करेंगे उनको एनालाइज करना है। मान लीजिए बात करते करते कभी कभी कुछ बोल दिया पेशेंट ने, है ना, उसको खुद को समझ में नहीं आया क्या बोल दिया, कोई मिस्टेक कर दी, या कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो गया, इसको बोलते हैं फ्रीडॉइन स्लिप्स। तो ये भी क्या होगा, इसको भी एनालाइज करना है। ये मिस्टेक्स और ये स्लिप्स हुई है ना, गलती से कुछ बोल दिया है ना, तो इनको भी एनालाइज करना है सही तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि जो मिस्टेक है और जो स्लिप्स और टंग हुई है, ये भी आपके अनकॉन्शियस थॉट के बारे में कुछ रिवील कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज साइकोडायनामिक व्यू, उसको समझेंगे। देखिए अब पहला क्या होता है, पहला अप्रोच, इनके काफ़ी सारे अप्रोच हैं, टोटल 4-5 अप्रोच हम देखने की कोशिश करेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, इंस्टिंक्ट कंसेप्ट होता है। ठीक है, थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, साइको एनालिटिकल थेरेपी भी होती है। पहला क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने बताया था कि हमारा ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा आपका कॉन्शियसनेस, इसके अंदर वो सब चीज़ें होंगी जिनके बारे में आप कंप्लीटली अवेयर होते हो। तो एक्टिव थॉट्स आपका वॉलंटरी एक्शंस, आपका अवेयरनेस आपके कंट्रोल के अंदर है। सेकंड होता है आपका प्री कॉन्शियसनेस। प्री कॉन्शियसनेस के अंदर वो मेमोरीज होती हैं जिनके बारे में आप अभी अवेयर नहीं हो, लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो वो अवेयरनेस में आ जाएंगी। इट इज़ लाइक योर अवेलेबल मेमोरी। तो स्टोर्ड मेमोरीज, जैसे कि अभी आप नहीं सोच रहे होगे इस बारे में कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे। ठीक है, तो दीज आर द मेमोरीज विच आर ईजिली रिट्रीएबल। और लास्ट होता है अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे गहराई में जाके क्या है, आपका अनकॉन्शियसनेस है। तो अनकॉन्शियस में क्या होगा, ऐसी यादें जिनके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, आपने उनको रिप्रेस कर दिया है, अनएक्सेप्टेबल विशेस आपने उनको पुश डाउन कर दिया है इनटू योर अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, द माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, मोस्ट ऑफ इट लाइज हिडन बीनीथ द सरफेस। ठीक है, तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका मोस्टली पार्ट तो हिडन है, जो बीनीथ द सरफेस होगा, और यही आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो अनकॉन्शियस मटेरियल रिवील इटसेल्फ थ्रू, कैसे बताओगे आप, कभी स्लिप ऑफ टंग हो गया, जोक्स के थ्रू, सपनों के थ्रू, इस तरीके से ये होता है साइको एनालिसिस। दिस इज द मेन स्कूल गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड क्या करेंगे, मान लीजिए आपके साथ कोई भी दिक्कत है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं। और सिगमंड फ्रॉइड विद द हेल्प ऑफ फ्री एसोसिएशन, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ ड्रीम, इंटरप्रिटेशन, आपके जो रिप्रेस्ड मटेरियल हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, उनको आपके कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश करेंगे और आपको अवेयर करेंगे, आपको इंसाइट देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किस वजह से है, अनकॉन्शियसनेस की वजह से है। अब सिगमंड फ्रॉइड क्या करेंगे, इस अनकॉन्शियस में जो भी कुछ होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी छुपा हुआ है इसको बाहर लेके आएंगे और आपको एक इंसाइट देंगे, आपको अवेयर करेंगे कि भाई ये समस्या है, इसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहला अप्रोच। सेकंड अप्रोच इनका होता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे अंदर ना काफ़ी सारी इम्पल्सेस होती हैं, तो हमने क्या कर रखा है, रियलिटी में हम क्या करते हैं, उनको बताना नहीं चाहते, तो हमने उसको अपने अंदर दबा रखा है। दबाया कैसे, हमने अपनी ज़िंदगी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए एक होता है कंसेप्ट इट का, एक होता है ईगो का, और एक होता है सुपर ईगो का। तो इसको देख लेते हैं पहले, ये क्या होता है, फिर अपन देखेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, देखते हैं स्लाइड के अंदर। हाँ, ये देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो पहला हो गया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकेंड हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक होगा इड, एक होगा ईगो, एक होगा सुपर ईगो। ठीक है, अब जो इट है ना, इट क्या करता है, इट वर्क्स अपॉन प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, आपके अंदर की इंस्टिंक्चुअल रिजर्वायर ऑफ साइकिक एनर्जी, इट क्या बोलेगा, इट को पूरा होना ही है, डिज़ायर है आपके अंदर की, इम्पल्स, इट इज़ वर्किंग ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इट क्या करता है, आपकी इच्छाएं। ईगो वर्क करता है रियलिटी के बेसिस पर। ठीक है, ईगो रैशनल डिसीजन मेकर है, मीडिएटर है। सुपर ईगो वर्क करता है मोरालिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब होता क्या है, इड ने कुछ डिमांड किया, ईगो ने उसको रैशनलाइज किया, मीडिएट किया, और सुपर ईगो ने बताया कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अब एक बच्चे को दूध पीना है, उसको भूख लगी हुई है, ये उसकी डिज़ायर है, ये उसका इड है, उसको बच्चे को प्लेजर चाहिए, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, गेस्ट आए हैं क्या नहीं आए हैं, उसको इस बात की परवाह नहीं है, उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, ख़त्म हो गई बात।
तो ये क्या होगी, इसकी डिज़ायर होगी। अब ईगो क्या बोलेगा, ईगो बोलेगा कि बेटा अभी रुक जाओ। अब ईगो देखो समय के साथ साथ डेवलप होता है, बच्चे की उम्र कम है तो उसके अंदर ईगो डेवलप होगा नहीं सही तरीके से। ईगो बोलेगा बच्चे को कि भाई अभी आपको दूध नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं। तो ईगो आपको समझाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये अवेयर करेगा, रियलिटी अवेयरनेस। और सुपर ईगो बताएगा कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, रूल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, कंसाइंस क्या होता है, मोरल ब्रांच ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। तो 8 जैसे मान लीजिए आइसक्रीम है, तो 8 क्या बोलेगा, खा लो उसको आइसक्रीम को। ईगो क्या बोलेगा कि भाई क्या पूछ लो पहले, किसी और की तो नहीं है। सुपर ईगो ऐसा करना सही है क्या गलत है। आप देखोगे बहुत लोगों के अंदर वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं बस, क्यों, क्योंकि उनके अंदर 8 बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, ईगो डेवलप उनके अंदर हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो 8 क्या हो गया, इंस्टिंक्चुअल, ईगो रैशनल और सुपर ईगो मोरल, ठीक है। तो 8 को क्या चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। बहुत लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको क्या चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। रैशनल वाला काम उनके अंदर है ही नहीं, है ना। बैलेंस कैसे करना है अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ड्यूटीज़ को पता ही नहीं है, और ये भी डेवलप नहीं हुआ उनके अंदर, तो नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत होता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एक होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा उन्होंने बताया था एक ये वाला, अब हम इस पर आते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे अंदर की 8 इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारे अंदर रियलिटी का प्रेशर भी है, सुपर ईगो का गिल्ट भी है। तो मान लीजिए कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो रही है। तो हम एंजाइटी में तो रह नहीं सकते, हर एक इंसान शांति में रहना चाहता है। तो हर एक इंसान क्या करता है, एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, एक तरीके से एक मुखौटा पहन लेता है। तो आप देखिए, सबसे पहले समझिएगा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज़ नॉट अनहेल्दी। अगर क्योंकि आपको एंजाइटी होगी तो आप कैसे रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का, तो ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। क्योंकि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये सच्चाई नहीं है, आपने सच्चाई से छुपने के लिए इनको अडॉप्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रैशनलाइजेशन, ये होता है एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आपने क्या किया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है। अब वो क्या बोलता है कि मेरा पेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया, अगली बार मैं नया पेन लेके जाऊंगा। तो इसने क्या किया, एक लॉजिकल एक्सक्यूज़ दे दिया, उसका जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था उसको रैशनलाइज कर दिया, लेकिन रियलिटी में कुछ और था। अब दिक्कत क्या है कि अगर बच्चा अब ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ा, इस वजह से मैं फेल हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, वो रह नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, उसको रैशनलाइज कर दिया। ऐसी डिनायल मोड में चले जाना, कोई भी थ्रेटनिंग, कुछ भी अनप्लेजेंट चीज़ है तो डिनायल मोड में चले गए, एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए एक वाइफ है, वाइफ का जो उनके जो हस्बैंड है वो चीट करते हैं, तो वो डिनायल मोड में चली गई वाइफ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी इस बात को। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मानना कि हस्बैंड इज़ चीटिंग वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होगा, इस वजह से वो डिनायल मोड में चली जाती है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। आप देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम अपोजिट बिहेवियर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस है, तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन जाएगा। ट्रू फीलिंग जो है ना, उसके अपोजिट बन जाना। तो एक्सप्रेसिंग द अपोजिट ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस जो भी आपके अंदर होती हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, काफ़ी जगह लोगों को देखा होगा कि ऐसे लोग काम करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन, आप अपनी फीलिंग को सामने वाले इंसान के ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मेरा जो पड़ोसी है ना, वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो मेरे साथ कभी भी अच्छा बिहेवियर नहीं करता। ये आपने क्या किया, अब हो सकता है कि आप ही उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हो, लेकिन आपने अपनी फीलिंग को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। दिस इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना। तो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग आर एट्रीब्यूटेड टू अदर्स, कि भाई तू ऐसा है, मैं तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इस तरीके से ये हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, और अगर आप इनको नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इट बिकम मेल अट्रैक्टिव व्हेन दे वर यूज्ड एक्सेसिवली, ठीक है। 3 अप्रोच हो गए सिगमंड फ्रॉइड के। नेक्स्ट आप देखिए, इन्होंने हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है ना, इन्होंने स्टेजेस के अंदर बताया था। तो इन्होंने ये बताया था कि चाइल्डहुड के अंदर ही पूरा का पूरा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड चाइल्डहुड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे भी होगी, वो पूरी की पूरी चाइल्डहुड में जाकर ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये 11-12 साल में ये सब कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। 5 इन्होंने स्टेज बताई थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, एक कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं फिक्सेशन। हर एक स्टेज में क्या होगा, आपको क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, वो स्टेज को सही तरीके से पूरा करना है। अदरवाइज फिक्सेशन हो गया ना, तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, या आपकी पर्सनैलिटी
के अंदर कोई दिक्कतें निकल के आएंगी जब आप एडल्टहुड में जाओगे। जैसे ओरल स्टेज की बात करें तो ओरल स्टेज में क्या होता है, बच्चा प्लेजर, सबको प्लेजर चाहिए हर एक स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, प्लेजर कहाँ से मिलेगा, माउथ और फीडिंग, बच्चा सकिंग करता है, बाइटिंग करता है, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज का पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेज पूरी नहीं हो पाई तो हो सकता है एडल्टहुड में जाकर बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। ऐसे ही एनल स्टेज में जाकर बच्चे को हम समझाते हैं कंट्रोलिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग समझाएंगे, ठीक है, डेफिकेशन, तो बच्चे को यहाँ पर प्लेजर मिलता है थ्रू इज एनस, ठीक है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग यानी कि बच्चों को कंट्रोल और डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया या कम हो गया तो दिक्कत आएंगी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जब वो बड़ा होगा। फेलिक स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक को हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर आप इन दोनों के बारे में समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत डिटेल में वीडियो करेंगे अपन, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक होता है ये कॉम्प्लेक्स वाला। आप समझिए फेलिक स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी, पहचान समझता है कि मान लीजिए कोई लड़का है तो वो समझेगा कि मेरी आइडेंटिटी मेरे पापा जैसी है, फादर से मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो लाइक फादर लाइक सन। अगर कोई डॉटर है तो वो समझेगी कि मेरी पहचान या मेरी जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं जैसी हूँ वो अपनी माँ जैसी हूँ, ठीक है। ये होता है फेलिक स्टेज, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देन होती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के लिए में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को सोशलाइज करेंगे, मिंगल करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलना शुरू करेंगे। और जेनेटल स्टेज में करेंगे, बच्चों का फोकस होता है डेवलपिंग मैच्योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 5 स्टेज होती हैं और चाइल्डहुड में ही जो होता है सब कुछ बन जाता है। इन स्टेज का सही तरीके से पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो यही स्टेज में जो गड़बड़ हुई है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को जाकर बाद में शेप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेज इन्होंने बताए थे। इसके अलावा लास्ट कंसेप्ट एक और उन्होंने और बताया था, दैट इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट में क्या बताते हैं कि देखिए 2 तरीके की इंस्टिंक्ट होती हैं। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट हर एक इंसान के अंदर, एक होती है डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं ईरोस भी कहते हैं और इसको हम थेनाटोस भी कहते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान के अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट रिलेटेड टू लव, क्रिएटिविटी, अच्छा काम करना, सारी की सारी पॉजिटिव फीलिंग्स। डेथ इंस्टिंक्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, सुसाइडल थॉट, सब कुछ खत्म कर देना, एंगर, ये बहुत ज़्यादा। तो सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ना ये दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का भी डेथ का भी मिक्सचर होना चाहिए। लाइफ यानी कि सारी पॉजिटिव फीलिंग, डेथ यानी कि थोड़ी नेगेटिव, यानी कि पावर दिखाना, थोड़ा एग्रेशन दिखाना। तो ये भी थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लिमिट में होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। तो दोनों का मिक्सचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर सिर्फ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है तो हमेशा दिक्कतें आएंगी। थाइनोस सुना होगा आपने एवेंजर के अंदर, वो क्या था, डेथ इंस्टिंक्ट बहुत हैवी था उसका, सब कुछ खत्म कर दो। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट। तो ये हमारे सिगमंड फ्रॉइड के कुछ कंसेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर हम 8 से 10 घंटे के बारे में 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं हमारे फाउंडेशन लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं अलग से वीडियो बने तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा ये हमारे फाउंडेशन बैच की डिटेल्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ सब कुछ करवाएंगे आपसे। और देखिए इन नंबर पे आप कनेक्ट हमसे कर सकते हैं कोई भी अगर आपके डाउट है, या फिर इस वेबसाइट पर जाकर ही विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिगमंड फ्रॉइड के बाद में जो लोग आए थे पोस्ट सिगमंड फ्रॉइड, जिनको हम न्यू फ्राइडेंस भी कहते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।